हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ बच्चों सीख रहे हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में आज हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में बच्चों सीखेंगे। पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर से ज़रूर बच्चों उस क्लास को देख ले टू अंडरस्टैंड कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कैसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स के क्वेश्चन करना सीखेंगे। बच्चों आप myprepbuddy.graphy.com में ज़रूर से ज़रूर जो है ज्वाइन कर लें हमको। वहाँ पर आपको ऑसम क्लासेस बच्चों इस समय सीक्वेंस एंड सीरीज़ की मिल रही हैं एट 7 AM। यू कैन ज्वाइन दोज क्लासेस और बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स भी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलने वाली हैं, जिससे कि आप क्वेश्चंस को बिल्कुल उंगलियों में कर लेंगे बच्चों, बिल्कुल देखते ही उनके आंसर बता देंगे। ठीक है, तो ये सब चैप्टर्स बच्चों हो चुके हैं। राइट नाउ वी आर इनटू प्रोबेबिलिटी। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में समझेंगे और उनके क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्लियर, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो अब एक इवेंट जैसे हुआ है और एक और इवेंट है, अगर एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों, तो उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट। नाम से ही बहुत क्लैरिटी है इसके अंदर, नाम से आप समझ सकते हो एक चीज़ के होने या ना होने से अगर दूसरे जो आने वाला इवेंट है उस पर कोई फ़र्क ना पड़े तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अभी कंडीशनल में क्या हो रहा था, एक चीज़ हो जाता था, उसके होने के बाद फिर दूसरे की प्रोबेबिलिटी निकालते थे, तो वहाँ पे कंडीशन इन्वॉल्व है। यहाँ पे कंडीशन इन्वॉल्व नहीं है, बिल्कुल अपोजिट टाइप की चीज़ है बच्चों यहाँ पर। कि मान लीजिए पहली बार आपने कॉइन को टॉस किया तो उसमें हेड आ गया। अब पहली बार हेड आया, इसका मतलब ये नहीं कि अब टेल आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, अभी भी वो एग्जैक्टली वही है जो पहले थी, दैट इज 0.5। 10 बार भी अगर हेड आ जाए बच्चों तब भी टेल आने की प्रोबेबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि पिछले 10 बार क्या हुआ है। क्लियर है? तो समझ में आ रही बात। तो इस टाइप के जो इवेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो क्या हम लिख लें बच्चों ये क्या होता है, तो लिख लेते हैं इसको, अकरेंस ऑफ वन इवेंट। लिखिए आप, अकरेंस ऑफ one event, occurrence of one event does not affect the occurrence of other event। क्लियर है? समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर PA/B अगर हम लोग लिखते हैं तो PA/B का मतलब ये था कि B होने के बाद A के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब हम क्या बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स में बच्चों, आप समझिए, हम लोग यहाँ क्या बोल रहे हैं कि B हो या ना हो उससे A को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो अगर PA/B PA है तो दैट मीन्स बच्चों यहाँ से, या दैट इम्प्लाइज कि A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर है? A एंड B कैसे हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। क्लियर है? तो PA/B इज इक्वल टू PA एंड A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ये पॉइंट आपको क्लियर है, बोल दीजिए बच्चों। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिखते हैं, PA/B आप पढ़ ही चुके हो, दैट इज दिस इज PA इंटरसेक्शन B कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, तो ये PB और ये चीज़ यहाँ PA है। तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला आपका डिराइव हो जाता है बच्चों, दैट इज PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA इंटू PB। ये मेन फॉर्मूला है हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स का फॉर्मूला जो सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, ये हो गई बात। तो बहुत ही बढ़िया, समझ गए। PA इंटरसेक्शन B अगर PA इंटू PB हो जाता है तो इसका मीनिंग ही है कि A और B एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। कुछ फर्क नहीं पड़ता बच्चों पहले A हुआ है कि पहले B हुआ है, या पहले B हुआ है फिर A हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। A के होने का B पे कोई असर नहीं है, B के होने का A पे कोई असर नहीं है। अगर ऐसा है तब आप PA इंटरसेक्शन B को PA इंटू PB लिख सकते हैं। बोलिए भाई। अब क्या ऐसे सिचुएशन में हम लोग ये अपना PA यूनियन B वाला फॉर्मूला और वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल 100% कर सकते हैं, उसमें कोई भी समस्या नहीं है। दो बातें बिल्कुल अलग अलग बातें बच्चों। दिस इज व्हाट, दिस इज PA प्लस PB माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B,
तो P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटू PB माइनस PA इंटू PB। तो PA यूनियन B, PA प्लस PB माइनस PA इंटू PB, ये जो है हम लोग बच्चों यहाँ पर कर पा रहे हैं। अच्छा, एक बात और बहुत ज़्यादा जो पूछी गई है आज तक बच्चों, दैट इज़ कि अगर A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, अगर A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कैसे बच्चों, प्यारे बच्चों बता दीजिए कैसे है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं अगर, तो आप समझ जाइए कि PA बाई B जो होगा वो 0 होगा। अब सोचिए क्या ये इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट है बच्चों। अगर A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप खुद ही सोचो, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है A इंटरसेक्शन B, तो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी 0, दैट इज गोइंग टू बी 0। और अभी हम लोगों ने क्या बोला कि इट्स अ PA। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो PA बाई B को, है ना, क्योंकि आप इसको तो ऐसे ही लिखोगे ना, PA इंटरसेक्शन B बाई PB, ऐसे ही तो लिखोगे। अब सोचिए आपका इंटरसेक्शन B अगर कुछ है ही नहीं, कुछ कॉमन ही नहीं है, तो ये 0 ही आना है। तो अब अगर ये PA इंटरसेक्शन B बच्चों 0 आ जाता है, PA इंटरसेक्शन B 0 आ जाता है, तो इसका क्या मतलब है, आर दे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, बताइए भाई। अब इसका 100% बच्चों पता है, हो गया कि भाई ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ये खुद बोल रहा है कि एक इसके और इसके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है बच्चों, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यानी कि PA जितना होगा तो PB 1 माइनस PA होगा, तो डिपेंडेंट हुए कि नहीं हुए। क्योंकि अब आप यहाँ पे लिखेंगे बच्चों जब फॉर्मूला, आप समझिएगा बात बहुत बताइए बच्चों, बहुत सारे बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब आप खुद सोचिए कि ये 0 जब हो रहा है तो दिस इज व्हाट, दिस इज PA प्लस PB। तो अब ये दोनों मिलकर A यूनियन B होता है, तो PA की वैल्यू आने से ही PB की वैल्यू आएगी, और PA के वैल्यू आने से ही PB की आएगी, PB के आने से PA की आएगी। तो दोनों डिपेंडेंट हुए कि नहीं हुए। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर डिपेंडेंट, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, यू हैव टू कीप दिस इन योर हेड ऑलवेज बच्चों, कि इट्स अ डिपेंडेंट टाइप ऑफ, इट्स नॉट इंडिपेंडेंट। अगर A एंड B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो इसका मतलब दे आर डिपेंडेंट, अंडरस्टूड। अब एक क्वेश्चन कर ले बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भी है। प्रोबेबिलिटी में इंडिपेंडेंट इवेंट्स के क्वेश्चन के स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्विचेस S1 एंड S2 to work is 0.9 and 0.8 respectively, 0.8 respectively, ठीक है। So probability of switches S1 and S2 to work is 0.9 and 0.8 respectively. Find probability that circuit A and circuit B works। अब मैं सर्किट बनाऊंगा बच्चों, वर्क्स। फिर से देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्विचेस S1 एंड S2 टू वर्क इज 0.9 एंड 0.8 रेस्पेक्टिवली। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट सर्किट A एंड सर्किट B वर्क्स। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। तो ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है, ठीक है। दिस इज
और एक और पैरेलल वाला बना लेते हैं, ये सीरीज वाला है बच्चों। ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है, ठीक है, और ये पैरेलली एडेड है बैटरी के साथ, ये B। So this is A and this is B. So probability of switches S1 and S2 to work is 0.9 and 0.8 respectively. Find probability that circuit A and circuit B works. तो अब आप देखिए यहाँ पे, अब देखिए एक बात समझिए कि यहाँ पर क्या है, ये जब दोनों काम करेंगे तभी सर्किट काम करेगा। यहाँ क्या है, एक भी काम करेगा तो सर्किट काम कर जाएगा। बोलो भाई, तो पहला वाला जो सर्किट है इसमें S1 एंड S2 शुड वर्क। क्या होना चाहिए, S1 एंड S2 शुड वर्क। इसमें S1 एंड S2 शुड वर्क, ये दोनों काम करने चाहिए। और जब हम लोग B के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, S1 और S2 शुड वर्क। दोनों के बीच में अंतर समझ में आया। अब इसका मतलब अपने को यहाँ पर S1 इंटरसेक्शन S2 पता करना है और यहाँ पर अपने को S1 यूनियन S2 पता करना है। अब आप एक बात बताइए मुझे कि S1 और S2 एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं। भाई S1 बंद हो रहा है या खुल रहा है, उससे S2 को क्या फ़र्क पड़ता है? खुद सोचिए, S1 बंद हो रहा है या खुल रहा है, उससे S2 को क्या फ़र्क पड़ता है? या S2 बंद होने और खुलने की प्रोबेबिलिटी से कोई फ़र्क या S1 की प्रोबेबिलिटी को पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको PS1 इंटू PS2 करना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, इसी की वैल्यू हो जाएगी PS1 प्लस PS2 माइनस ऑफ PS1 इंटरसेक्शन S2 हो जाएगा भाई। तो अब यहाँ पे लिखिए आप, पहले वाले को काम करने के लिए इधर लिखूँ P, एक सेकेंड, P ऑफ S1 इंटरसेक्शन S2, P ऑफ S1 कितना है, दैट इज 0.9, P ऑफ S2 कितना है, दैट इज 0.8, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज 0.72। तो ये PS1 इंटरसेक्शन S2 है और यहाँ पर अपने का PS1 रखने का है भाई 0.9 प्लस 0.8 माइनस 0.72, क्योंकि ये तो इधर निकला ही है, ये चीज़ तो निकाला ना आपने इधर, ये भाई इधर है, इधर B वाला इधर हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज 0.72 एंड दिस इज हाउ मच, 1.7 में से 0.72 आप सब्ट्रैक्ट कर दें, so you will be getting 0.98, so you will be getting this is 0.98 and this is nothing but 0.72 बच्चों, this is 0.72। so P of S1 intersection S2 0.72। तो किसमें किस के ज़्यादा चलने की संभावना है, तो ऑब्वियसली पैरेलल वाले के ज़्यादा चलने की संभावना 0.98। सोचिए इसका प्रोबेबिलिटी है कि ये सर्किट काम करेगा। वेरी नाइस। तो डिड यू अंडरस्टूड गाइस, कैसे हुआ? बढ़िया, मज़ा आया? लेट्स गो फॉर अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। probability in maths is given to Atul and Karthik to provide that to solve probability नहीं, a problem of maths is given to Atul and Karthik। तो एक जो है क्या है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है मैथ्स की जिसको अतुल और कार्तिक को बच्चों दिया जा रहा है। इफ प्रोबेबिलिटी दैट टू सॉल्व इट बाय अतुल इज हाफ,
that to solve by Atul is half, and probability that that Karthik to solve is 2 by 3. Karthik to solve is 2 by 3. Find probability that problem is solved. Find probability that problem is solved. ठीक है, तो एक प्रॉब्लम ऑफ मैथ्स अतुल को दी जाती है, कार्तिक को दी जाती है, और ये इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि अतुल इसको सॉल्व कर लेगा हाफ, और कार्तिक को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक बात आप समझिए कि अतुल सॉल्व कर लेता है, इससे कार्तिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कार्तिक सॉल्व कर लेता है, इससे अतुल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन लोगों की अपनी अलग अलग इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है। तो इससे आप समझिए कि अतुल के सॉल्व करने और कार्तिक के नहीं सॉल्व करने, या कार्तिक के सॉल्व करने और अतुल के नहीं सॉल्व करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों, इसलिए ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब प्रॉब्लम कब सॉल्व हो जाएगी? जब दोनों में से कोई भी सॉल्व कर ले, या तो दोनों ही सॉल्व कर लें या इनमें से कोई एक सॉल्व कर ले। भाई बोलिए इस बात को। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, है ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसके लिए हम लोग प्रॉब्लम इज सॉल्व के लिए एक बढ़िया बात कर सकते हैं, या तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी या तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी बच्चों, दो ही चीज़ हो सकते हैं, या तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी बच्चों या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, यही होगा। तो हमें चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हम ये नहीं चाहते कि प्रॉब्लम आपकी सॉल्व ना हो बच्चों, हम तो चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब आप सॉल्व कराना चाहते हो कि नहीं, दैट्स द प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अरे भाई हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। तो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कब होगी? जब दोनों ही सॉल्व ना कर पाए, अतुल भी ना सॉल्व कर पाए भाई और कार्तिक भी ना सॉल्व कर पाए, वैसी सिचुएशन में ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि एक भी कर लिया तो भी भाई हो ही जाएगा मामला। तो बस, और ये क्योंकि दोनों इवेंट कैसे इंडिपेंडेंट, तो ये जो इंटरसेक्शन है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। तो प्रॉब्लम सॉल्व होने की समस्या अब यहाँ से निपट जाएगी। अतुल सॉल्व कर लेता बच्चों तो नहीं सॉल्व करने का भी हाफ हो जाएगा, 1 माइनस हाफ, और ये सॉल्व कर लेता है बच्चों, दैट इज़ 2 बाई 3, तो नहीं सॉल्व कर पाता है, दैट इज़ 1 बाई 3। सो दिस इज़ नथिंग बट 1 माइनस 1 बाई 6 विच इज़ नथिंग बट 5 बाई 6। दैट्स योर आंसर गाइज। तो क्लियर है, तो क्वाइट इजी, आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 गाइज। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया आपको। प्रोबेबिलिटी दैट व्योम सर, कोई व्योम सर है, प्रोबेबिलिटी दैट व्योम सर टेक्स अ सरप्राइज टेस्ट, ओ माई गॉड, बच्चों के लिए तो खतरनाक बात हो गई, टेक्स अ सरप्राइज टेस्ट is 1 by 3. तो probability that व्योम सर takes a surprise test is 1 by 3 if सतवीर एक स्टूडेंट है, वीर स्टूडेंट है, वीर व्योम सर के सामने वीर स्टूडेंट है, if सतवीर remains absent, if सतवीर remains absent, वीर तो है, ये देख रहे हो व्योम सर के सामने सतवीर एबसेंट हो रहा है फॉर 2 days, वो भी एक दिन नहीं बच्चों, 2 दिन के लिए एबसेंट होने की हिम्मत रखता है लड़का। तो प्रोबेबिलिटी दैट व्योम सर टेक्स अ सरप्राइज टेस्ट इज 1 by 3 सतवीर रिमेन्स एबसेंट फॉर 2 days। फाइंड प्रोबेबिलिटी गाइज, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ही मिसेज एक टेस्ट ये मिस कर जाता भाई। देखो पहला पार्ट, एग्जैक्टली 1 टेस्ट इज मिस्ड बाय दिस गाय, एग्जैक्टली 1 टेस्ट। बोलो भाई, तो प्रोबेबिलिटी कि व्योम सर ने एक सरप्राइज टेस्ट लिया वो है 1 by 3 और सतवीर रिमेन्स एबसेंट फॉर 2 days। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ही मिसेज एग्जैक्टली 1 टेस्ट।
ठीक है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ही मिसेस एग्जैक्टली वन टेस्ट। तो अब देखिए अब कैसे हो सकता है, सोचो सोचो भाई सोचो, कैसे हो सकता है ये काम कैसे होगा। एक टेस्ट मिस करना चाहते हो आप, तो मान लीजिए डे 1 में टेस्ट हुआ और आप आए नहीं, और डे 2 में टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि आप डे 1 में नहीं आए और टेस्ट हुआ था, और डे 2 में आए, ठीक है। तो पहले दिन आप मिस कर गए दूसरे इसमें, और इसमें आप दूसरे दिन मिस कर गए। तो चलिए भाई इसको करते हैं हम लोग। तो मान लीजिए डे 1 में सरप्राइज टेस्ट हुआ और आप तो आए नहीं, तो 1/3, और डे 2 में सरप्राइज टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो एक दिन तो टेस्ट होना ही है बच्चों, तो डे 1 को हुआ और डे 2 को नहीं हुआ, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि डे 1 को नहीं हुआ और डे 2 को हुआ, तो इन दोनों का सम ही होगा। बोलते हो कि नहीं बोलते हो इस बात को आप? मान लिया आपने 2/9 और दोनों ऐड होगा भाई, क्योंकि ये भी केस हो सकता है और ये भी केस हो सकता है, कॉमन कुछ भी नहीं इन दोनों में। सो दिस इज ऐड बोथ दीज केसेस एंड योर आंसर शुड बी 4/9। व्हाट डू यू से? 4/9 होगा कि नहीं होगा? एटलीस्ट वन टेस्ट इज बीन मिस्ड, एटलीस्ट one test is being missed. At least one is always taken as 1 minus none, guys. At least one test missed. कम से कम एक टेस्ट। तो देखिए आपको कभी भी एटलीस्ट 1 निकालना हो बच्चों, तो एक बात का ध्यान रखें, बहुत आसान हो जाएगा आपका जीवन। एटलीस्ट 1 टेस्ट आप निकालना चाहते हो तो आप निकालिए P, नो टेस्ट गाइस, नो टेस्ट। मैंने बोला ना एटलीस्ट 1 का मतलब होता है 1 माइनस नन, तो नन टेस्ट, यू हैवंट गिवन एनी टेस्ट, यानी कि दोनों टेस्ट हो गए, ठीक है। तो नो टेस्ट, साफ साफ लिखिए इसको, नो टेस्ट। तो क्या हुआ भाई, नो टेस्ट कैसे होगा? तो ना तो हुआ 2/3 से पहले दिन, और ना ही हुआ 2/3 से बाद वाले दिन, दूसरे दिन। तो 1 minus 4/9 गाइज, एंड यू आर गेटिंग 5/9 एज आंसर। क्लियर है भाई? तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको? आ गया है पक्का 100%? कोई समस्या तो नहीं है? सोच लीजिए, एक बार विचार कर लीजिए बच्चों। लेट अस कम टू सी पार्ट। एट मोस्ट 1 टेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेस्ट। अच्छा, एटमोस्ट में क्या होता है? P एटमोस्ट भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, 1 माइनस नन तो नहीं, यहाँ पे नन नहीं होगा, यहाँ पे 1 माइनस P, बोथ टेस्ट होगा प्यारे बच्चों, बोथ टेस्ट, दोनों ही हुए। तो बड़ा ही मज़ा आया होगा आपको, दोनों हुए तो 1/3 हो। सतवीरे क्या कर रहा है, टेस्ट नहीं देता है? 1 minus 1/9, 8/9, दैट इज़ योर आंसर। सतवीर के चक्कर पे आज हम लोगों को क्वेश्चन करना पड़ा है, समझ गए? अगर वो दे देता है इज्जत के साथ, एब्सेंट ना होता तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कर लो सतवीर, बच्चों को परेशान कर रहे हो तुम। ठीक है, आगे बढ़ें, बताओ भाई, आगे बढ़ जाएं। तो अगर यहाँ पर एक नया बात हम लोग कहने जा रहे हैं, इसको समझना है, यानी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर A एंड B इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, जो कि हैं, हम लोग पढ़ ही रहे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कहानी, तो अगर A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन A का कोई भी कॉम्बिनेशन B के साथ गाइस, A एंड B कॉम्प्लीमेंट, यानी A का होना और B का नहीं होना, या B का नहीं होना और A का होना, जैसे बोलो A का होना, B का नहीं होना, B का नहीं होना, A का होना, A का नहीं होना, B का होना, दोनों का नहीं होना, अरे दोनों का नहीं होना, ये सब के सब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। और ऑल इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो अगर A एंड B इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो A बार B बार भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, A बार B इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, A B बार, ये सब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। और ऑल इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दे ऑल आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर है भाई? अब हम लोग
P ऑफ A इंटरसेक्शन B लिख सकते हैं, पी ए इंटू बी। ये तो आपको पहले ज़माने से बात पता चल गई थी, आज सुबह ही। अब नई नई बात ये पता चली है कि अगर कॉम्प्लीमेंट को बार लगा के लिखते हैं तो ये आप लिख सकते हैं पी ए बार इंटू पी बी भी लिख सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत मज़ा आई। अच्छा, आप चाहें तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हो बच्चों। तो उस केस में ये पी इंटू पी बी बार हो जाएगा, बोलिए। और जब अगर पी ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए बार इंटरसेक्शन बी बार लिखेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो पी ए बार इंटू पी बी बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब इंडिपेंडेंट हैं, तो ये सब फॉर्मूले काम करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से कहानी बहुत ही क्लियर है बच्चों। एक पॉइंट जो है कि अगर कोई बोलता है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो उसका मैथमेटिकली मतलब क्या है। अगर कोई बोलता है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो उसका मैथमेटिकली मतलब क्या है, तो दैट इज़ नथिंग बट पी ए इंटू पी बी। यही मतलब है, बोलो यही मतलब है। तो ये सबको पता है। लेकिन अगर तीन इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो जाएं बच्चों, ए बी एंड सी, तो फिर उसका क्या मतलब है, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट हो जाएं तो उसमें क्या क्या कंडीशन होती है। पहली कि भाई अगर ये तीनों इंडिपेंडेंट आप चाहते हो, यहाँ पे एंड लिखा है, तीनों इंडिपेंडेंट चाहते हो तो अलग अलग ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे। अलग अलग ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि नहीं, ये अलग अलग इंडिपेंडेंट होंगे, पी ए इंटू पी बी। फिर बी और सी भी होंगे, बोलिए भाई तीनों इंडिपेंडेंट हैं तो ये दोनों भी तो होंगे कि नहीं होंगे। और अच्छा, क्या ये नहीं होंगे, ए और सी नहीं होंगे, ये भी होंगे। तो यहाँ से पी ए इंटू पी सी हो जाएगा। ठीक है, अब ये अगला, अब अगला यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आपका हो जाएगा पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। तो ये भी हो जाएगा। तो चार कंडीशन होंगी। जब चार कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होंगी तो तीन आपके इंडिपेंडेंट, तीन चीज़ें इंडिपेंडेंट होंगी। तीन चीज़ें अगर तीनों के तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है बच्चों, तो वहाँ पर चार कंडीशन बनती है, ये बात ध्यान रखना है। तो तीन में से कोई दो का कॉम्बिनेशन बच्चों और तीन में से तीनों का कॉम्बिनेशन के लिए कंडीशन बनेगी, और तीन में से कोई दो की कंडीशन बनेगी तो 3C2 इज़ 3, जबकि 3C3 इज़ 1, दैट मेक्स इट्स 4। तो हमारे पास टोटल जो कंडीशन आएंगे दैट इज़ 4 कंडीशन आएंगे। ठीक है, तो टोटल जो कंडीशन आएंगे दैट इज़ 4 कंडीशन आएंगी। अब यहाँ पर फिर से आ जाइए, इवेंट A1, इवेंट A1, A2, A3, AN are independent events. AN are independent if they obey. If they obey. If they obey. अब सोचिए, अगर n चीज़ें अगर आप चाहते हो कि वो इंडिपेंडेंट हो तो वो क्या ओबे करेंगे। पहले दो दो के कॉम्बिनेशन बनाएंगे आप, फिर तीन तीन के कॉम्बिनेशन बनाएंगे, फिर चार के, और ऐसे ही करते हुए आप बच्चों NCN करेंगे। लेकिन जीवन में आपको पता है कि इसमें दो चीज़ें और भी हों, अगर मान लीजिए NC0 प्लस NC1 हो तो इसकी वैल्यू बच्चों 2 की पावर n हो जाती है। लेकिन आज की तारीख में दोनों है नहीं, पर इनकी वैल्यूज़ तो हम इधर लिख ही सकते हैं, एक 1 और एक n। लेकिन दोनों के वैल्यूज़ को उधर भेज देंगे तो जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो है आपकी 2 की पावर n माइनस 1। बोलो भाई, तो ये नंबर ऑफ़ कंडीशंस हैं। इतनी नंबर ऑफ़ कंडीशंस आप लिखोगे तब जाकर आपको इतने n जो इवेंट्स हैं वो आपको इंडिपेंडेंट बनेंगे। जब आप इतनी कंडीशन लिखोगे तब जाकर वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स बनेंगे बच्चों। दैट इज़ NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 से लेकर NCN तक, दैट विल बी इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। दैट इज़ द नंबर ऑफ कंडीशंस वी हैव।
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार बच्चों। अब करें हम लोग कुछ सवाल। अब सवाल ये है प्यारे बच्चों कि अगर आप A1 में हो और फिर A2 में हो और फिर A3 में हो और ऐसे करते हुए आपके पास, अरे ऐसे करते हुए क्या, 5 ही ले लेते हैं, A4 और A5, ये 5 लोग इस बार इंडिपेंडेंट हैं, आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इनके लिए कितनी कंडीशन लिखनी पड़ेंगी, बोलिए। नंबर ऑफ कंडीशंस, कितनी कंडीशंस आप लिखना चाहोगे? नंबर ऑफ कंडीशंस, सो दैट विल बी हाउ मच, 2 की पावर 5 माइनस 5 माइनस 1, तो 32 में से 6 यानी कि 26 कंडीशंस। 32 में से 6 माइनस करके दैट इज 26 कंडीशंस। तो ये टोटल ऑफ 26 कंडीशंस आपको लिखनी पड़ेंगी, तब जाकर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। होंगे होंगे बोलो, होंगे। ठीक है, तो A1 A2 A3 A4 A5 आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो नंबर ऑफ कंडीशंस कितनी होंगी? 2 की पावर 5 माइनस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 32 माइनस 6, दैट इज 26 कंडीशंस। दैट इज टोटल ऑफ 26 कंडीशंस। ठीक है, तो भाई समझ गए आप, 32 होता ही है, लिख लोगे। अब किसी ने कहा 7, तो क्या करोगे? 2 की पावर 7 माइनस 8 1। किसी ने कहा 8 इवेंट है, तो बताओ कितनी कंडीशन होंगी? तो आप बोलोगे 2 की पावर 8 माइनस 1। डन। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग। इफ ए बी सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इफ ए बी सी आर independent events, such that PA intersection B is equal to 1 by 10 and PB union C is equal to 1 by 2, comma, P of A intersection B bar intersection C bar, that is 1 by 8. Now the question is, find PA union B union C. A B C इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, सच दैट PA इंटरसेक्शन B 1 by 10 है, P B यूनियन C भी दिया, ये भी दिया, वो भी दिया, ये पता करना है। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो कैसे करेंगे इसको, बोलिए। तो बहुत सारे कंडीशंस यहाँ पे लिखे जा सकते हैं। टोटल कितनी कंडीशंस यहाँ पर और आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो, दैट इज 2 की पावर 3 माइनस 1। ठीक है, तो कैसे किया जाए? पी ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला काफ़ी बड़ा था, आपको याद ही होगा। पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, माइनस में फिर इंटरसेक्शन वाले लोग आते थे। तो इन सब का कैसे उसको करने में यूज़ करेंगे, दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट बच्चों। ठीक है, कर सकते हैं, पर कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब एक एक करना शुरू करते हैं। ठीक है, रेडी? तो अब एक एक इन्फॉर्मेशन हम लोग लिखते हैं, दैट इज़ द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, तो एक एक इन्फॉर्मेशन लिखेंगे और उसके बेसिस पे सवाल करेंगे। ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि पहला है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1 by 16। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज कि PA इंटू PB इज इक्वल टू 1 by 16, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, PA इंटू PB इज इक्वल टू 1 by 16, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। P ऑफ B यूनियन C, वो आपका PB प्लस PC है, माइनस P ऑफ B इंटरसेक्शन C। P ऑफ B प्लस P ऑफ C माइनस PB इंटरसेक्शन C है ना, ये दिया है ना। अब यहाँ पर देखिए, आप B इंटरसेक्शन C PB इंटू PC कर सकते हो। 1/10 है कि 1/16 है यार?
16 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो अब ये समझ में आया भाई, अब थोड़ा सोचना पड़ेगा यहाँ पे। पी इंटरसेक्शन बी 1/16, तो पी इंटू बी इतना ही लिख पाए। पी बी यूनियन सी लिखा है, अब पी बी इंटरसेक्शन को तो पी बी सी लिख सकते हो आप, है ना। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन दी आपको कि पी बी प्लस पी सी माइनस पी बी इंटू पी सी, एंड दैट थिंग इज इक्वल टू 1/2, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अब आपका पी ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, दैट कैन बी रिटन हाउ, इसको एक मान लीजिए आप, तो ये हो जाएगा पी ए इंटू पी बी इंटरसेक्शन सी बार, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ आप बी और सी दोनों का नहीं होना इज, आपने पढ़ा मॉर्गन्स लॉ लगा सकते हैं यहाँ पे, तो दिस कैन बी रिटन एज पी ए इंटू 1 माइनस पी ऑफ बी यूनियन सी, वो उसकी वैल्यू पता है आपको। अब आ गया कमाल, क्योंकि अभी तक अपने को मिल ही नहीं पा रहा है कोई, जैसे पी ए मिल जाए तो पी बी मिल जाएगा, फिर पी बी और मिल गया तो पी सी भी मिल जाएगा, और तीनों मिल गए ना तो फिर सब कुछ हो जाएगा, फिर कोई टेंशन की बात नहीं है बच्चों। तो क्योंकि अब आपको इस वाले की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है 1/8, अब क्या डर है आपको, पी ए निकालना आपको, तो पी ए को एज इट इज़ रखिए, और बी यूनियन सी की वैल्यू हमारे पास हाफ थी बच्चों, तो ये 1 माइनस हाफ इज़ हाफ, तो यहाँ से पी ए आपके पास आ गया बच्चों, दैट इज़ 1/4। बताओ भाई आया कि नहीं आया, आया, मानते हो इस बात को कि पी ए निकल आया है, और पी ए निकल आया ना भाई, फिर क्या डर है दुनिया में ना, क्योंकि पी ए इंटू पी बी एक इक्वेशन में आया बच्चों, पी ए इंटू पी बी इज़ 1/16, और पी ए ऑलरेडी ला चुके हैं हम लोग 1/4, तो दिस इज़ लाइक पी बी इज़ इक्वल टू 1/16, तो इस 4 से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यू विल बी गेटिंग पी बी इज़ इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो पी बी आपका 1/4 है, डन है, डन। अब ए यूनियन बी यूनियन सी, अच्छा पी ए निकला है, पी बी निकला है, पी सी निकालोगे, कहाँ पर है, ये है, ये इस फॉर्मूले को यूज़ करके, तो पी बी देखो 1/4 है, पी सी पी बी इंटू पी सी 1/4 इंटू पी सी, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही पी सी की, हाफ आ रही, हाफ, तो पी सी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू हाफ माइनस 1/4, तो दिस इज 2/4, दिस इज 1/4, पी सी इंटू 3/4 is equal to 1/4, 4 cancel, so PC is equal to 1/3, तो PC भी आ गया, तो PC भी आ गया भाई। अब देखिए आपको निकालना है P ऑफ, अब देखो अब आप जा तो सकते हो एक बड़े वाले फॉर्मूले में, लेकिन आप इतने मूर्ख नहीं होगे, ठीक है। यू विल अप्लाई दिस सिस्टम, अरे इससे भी जा सकते, ये बार 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बार, इसी को मैं कहना चाह रहा था कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, डी मॉर्गन्स लॉ लगा के ऐसे कर दीजिए। अब दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट पी ए बार इंटू पी बी बार इंटू पी सी बार, ठीक है। दिस इज नथिंग बट 1 माइनस पी ए बार कितना भाई, ए तो आपको पता है 1/4 है, तो a/4 3/4 है, पी बी आपको पता वो भी 1/4 है, तो ये भी 3/4 है। अच्छा, और सी बार,
अच्छा ये पता है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे बच्चों। ये क्या हमने सिखाया था आपको, एटलीस्ट वन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब होता है कि कम से कम एक, और उसके लिए क्या हमने बताया कि वन माइनस नन बच्चों। तो नन मतलब कि ए भी ना हो, बी भी ना हो और सी भी ना हो, तो वो तो यही है ना भाई। बहुत शानदार बात कर दिया आपने, 3 से 3 को काटिए फिर शानदार बात की है। तो 1 माइनस 3/8 एंड दैट इज़ नथिंग बट 5/8 बच्चों। तो ये भी हमारा एक आंसर है प्यारे बच्चों, दिस इज़ 5/8 इज़ अवर आंसर। तो यहाँ से हम लोग 5/8 अपना आंसर कर पा रहे हैं बच्चों। तो आगे बढ़े, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो कई सारे क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। कल लेकिन हम लोग एक नया टॉपिक बच्चों स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज जेई के लिए भी, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। देखो लगता है कि प्रोबेबिलिटी, मतलब लोगों ने ऐसा फैला रखा है दुनिया में कि प्रोबेबिलिटी बहुत टफ है, बहुत टफ है। 10th में भी आपने देखा ही है कि प्रोबेबिलिटी कितना टफ है, और अभी भी आप देख रहे हैं, अगर आप टॉपिक वाइज डिवाइड कर लें और उन टॉपिक वाइज में जाएं आप, तो यू विल नॉट गोइंग टू बी, है ना, यू आर नॉट गोइंग टू फेल, कि फील भी नहीं करेंगे और फेल भी नहीं होंगे। फील इस बात का कि टफ नहीं, टफ लग रहा है, वैसा भी नहीं होगा, और फेल तो ज़बरदस्त नहीं करेंगे बच्चों इसमें, क्योंकि ये इतना टफ है। 1-2 चीज़ें टफ हो सकती है बच्चों, एंटायर चैप्टर में 90% थिंग्स आर क्वाइट ईजी, ठीक है, जिनको आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो 90% चांस है कि क्वेश्चन आसान आएगा एंड यू विल बी एबल टू डू इट। तो वो हर चैप्टर में, दिस इज़ नॉट अबाउट प्रोबेबिलिटी, अब ऐसा थोड़ी नहीं प्रोबेबिलिटी आपकी है कि हर चैप्टर के सब क्वेश्चन कर लोगे, वो तो डिपेंड करता है, बहुत टफ आ गया तो, है ना, तो हर चैप्टर से टफ भी तो नहीं आने वाला है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बैलेंस्ड, एवरी चैप्टर शुड बी बैलेंस्ड वेल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी चैप्टर में कुछ भी नहीं आता है और किसी चैप्टर में आप बिल्कुल विद्वान बने बैठे हैं और किसी चैप्टर में ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए तो यू आर नॉट एबल टू डू। वैसे सिचुएशन में ये नहीं होता सिलेक्शन, सब में एक बेसिक लेवल तक आपको सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं जो करते रहते बीच बीच में। तो फ्रॉम सेट 1 से लेकर 99 तक 3 नंबर्स आर सिलेक्टेड बच्चों, 3 numbers are selected, 3 numbers are selected randomly। कैसे? randomly। find probability, find probability, find probability that their sum is divisible by 3, sum is divisible by 3, ठीक है। तो सेट में 1 से लेकर 99 तक जो है हमारे पास नंबर्स हैं और उसमें से 3 नंबर्स हम लोग रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं। हमें पता करना है कि ये सम जो है डिविजिबल बाई 3 है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब 3 से जो डिविजिबिलिटी होती है उसमें पता है कि आपको टोटल जो आना चाहिए सम करने से वो 3 से डिविजिबल हो, तभी जो है नंबर 3 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो करते हैं बच्चों इसका कुछ तो करते हैं हम लोग। तो अब 1 से लेकर 99 तक की बात करें हम लोग, तो टोटल क्या हो जाएगा। अब टोटल जो केस होता है उसमें तो आप कोई भी रैंडम 3 उठा सकते हो, 99C3। लेकिन ज्ञान की बात क्या है कि हम ये जो 3 से डिविजिबल वाले नंबर्स होते हैं इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। बचपन में पढ़ा होगा क्लास 10th में, 3K के फॉर्म में, 3K+1 के फॉर्म में, 3K+2 के फॉर्म में, 33 33 33 ऐसे होंगे। तो एक 3K का सेट अगर हम बनाए बच्चों तो 3 6 9 ऐसे करते हुए 99, और ऐसे महान लोग हैं 33 हमारे पास। अब 3K+1 के बारे में जब बात होती बच्चों तो 1 आता है, उसमें 4 आता है, एक बढ़ा दो 7 आता है, 10 आता है, ठीक है। और 99 के पहले जो 3 से डिवाइड हो 96, तो 97 आता है बच्चों। तो ये आखिरी है, ये भी 33 ही होंगे।
एज यूजुअल। देन कम्स द 3k+2 वाला फॉर्म बच्चों। अब यहाँ पर 2 आता है, 5 आता है, 8 आता है बच्चों, 11 आता है और करते करते 98 आता है। तो ये भी आपके 33 हैं। अब आपको सोचना है, आपको सोचना है कि अगर आप कितने तरीके से उठाएं नंबर्स को जिससे कि वो 3 से डिविजिबल हो जाए, क्या करें। अब क्योंकि पहले वाले में कोई भी 3 उठा लें, अगर इन 3 में से कोई भी 3 उठा लें तो होगा ही डिविजिबल, बिकॉज एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई 3। तो इन 33 में से तो कोई भी 3 उठा लें। यहाँ लिख लेता हूँ मैं कि भैया यहाँ की तो बहुत ही मज़ेदार बात है कि इन 33 में से कोई भी 3 उठा लो तो डिविजिबल होना ही होना है, क्योंकि हर नंबर 3 से डिविजिबल। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ के तीनों को उठा लें तो हो जाएगा? 7 4 11 1 12, ज़बरदस्त। 17 4 22, अरे बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि ये सब 3k+1 के फॉर्म के हैं बच्चों। अगर आप इनको लेंगे तो 100% बात है बच्चों कि ये देखिए 1 1 1 ऐड होके हो जाएगा। अब इसी तरीके से इनके तो any3 यहाँ से और any3 यहाँ से, तो ये तो ज़बरदस्त हो गया। any3 यहाँ से, any3 यहाँ से। अच्छा बाबा कहानी में ट्विस्ट है क्या? अब 2 यहाँ से लें और 1 यहाँ से, तो पॉसिबल है क्या? जैसे 3k और 3k+1 करें तो होगा क्या? नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि इतना तो डिविजिबल हुई है, एक रिमाइंडर बच जाएगा। शिट नहीं, है ना। अच्छा, यहाँ से 2 और वहाँ से 1, तो भाई यहाँ से 2 लोगे तो 2 देगा वो ऐड करने पर, लेकिन यहाँ वाला 3 से डिविजिबल हो तो नहीं हो पाएगा। यहाँ से 2 और यहाँ से 1, ऐसा होगा क्या? यहाँ से 2 तो ये 4 और 1 5 हो जाएगा। 5 का मतलब 2 हो जाएगा रिमाइंडर। समझ पा रहे? तो 2 2 1 वाला कहानी नहीं बन रही है। 3 3 3 की कहानी किसी में से 2 और किसी में से 1 वाली कहानी नहीं बन पा रही है डिविजिबिलिटी की। अच्छा, तीनों में से 1 1 ले लें तो ज़बरदस्त बन जाएगी, क्योंकि 1 यहाँ से आ रहा है, 2 यहाँ से आ रहा है, तो 3 और यहाँ कोई 0 रिमाइंडर है। तो ये तीनों में से 1 1 ले लेना, वो हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, यानी कि नीचे का तो समझ में आ गया भाई प्रोबेबिलिटी निकालते वक्त कि ये 99C3 है PA। ऊपर आप इन 3 में से कोई 33C3 कर लें, फिर 33C1 इंटू 33C1 इंटू 33C1, 33C1 इंटू 33C1 इंटू 33C1, एक इससे 33 में से कोई 1 उठा लिया, इसमें से कोई उठा लिया। ये आपको करना है, ये आपका आंसर। आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो डन है, मज़ा आई तो अच्छा था, क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। तो आगे बढ़ा जाए, बोलिए बच्चों, आगे बढ़ा जाए। तो अब यहाँ एक कहानी ऐसी है बच्चों कि एक बॉक्स है जो कि कंटेन करता है 5 बल्ब्स को, आउट ऑफ विच 2 बल्ब्स आर डैमेज्ड। तो जो 2 बल्ब्स हैं ना वो डैमेज्ड है गाइस। हमारे पास 5 बल्ब है, हमें पता है कि इसमें से कोई 2 डैमेज है, वी डोंट नो कि वो कौन है, पर है डैमेज, ठीक है। ईच बल्ब इज चेक्ड। अब एक एक करके हम लोग ये बल्ब को चेक करना चाहते हैं, ठीक है भाई। किसी ने ऐसा नहीं रखा कि ये डैमेज्ड है और ये नॉन डैमेज, मिक्स है, मिक्स। 5 में से 2 डैमेज्ड हैं और 3 नहीं डैमेज। तो ईच बल्ब इज चेक्ड टिल बोथ डैमेज। कब तक चेकिंग करेंगे आप? टिल बोथ डैमेज्ड बल्ब्स आर आइडेंटिफाइड। तो जब तक दोनों आइडेंटिफाइड नहीं हो जाते तब तक आप एक एक बल्ब को चेक करते हैं बच्चों। तो अब आपसे सवाल है, कोई पूछ रहा है इंसान दैट कि फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट टेस्टिंग इज कंप्लीटेड आफ्टर। अब अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे आपके पास कि कब आप चाहते हो कि पहले ही चेक में बच्चों, फर्स्ट आप चेक करें और टेस्टिंग कंप्लीट हो जाए। 5 बल्ब हैं,
और 2 बल्ब डैमेज हैं और पहले ही चेक करे बच्चों और कहें कि टेस्टिंग डन, वी हैव आइडेंटिफाइड कि भैया 2 ये वाले डैमेज हैं, पॉसिबल है क्या? इम्पॉसिबल है कि एक चेक में आप बता दो। मान लीजिए पहला आपको मिल भी गया डैमेज, तो दूसरा चिल्ला के थोड़ी नहीं बोलेगा मैं भी डैमेज, नॉट पॉसिबल। सो यू विल हैव टू एटलीस्ट 1 मोर टाइम चेक गाइस कि वो वाला डैमेज है कि नहीं। तो पहले चेक में पता कर पाना इज इम्पॉसिबल, सो आई विल से कि दैट इज 0 प्रोबेबिलिटी फॉर दिस टू हैपन। तो फर्स्ट चेक में अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये क्या टेस्टिंग ख़त्म हो जाएगी फर्स्ट चेक में, तो पॉसिबल नहीं है। ऐसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी कि वो पहले ही चेक में टेस्टिंग कंप्लीट हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों 0 है। अब सेकेंड चेक में हो जाए बच्चों, बहुत शानदार। सेकेंड चेक में होने का मतलब है कि पहले में भी आपको बल्ब डैमेज्ड मिले, पीबी बार मिले, और फिर से पीबी बार मिल जाए, दोनों बार पीबी बार मिल जाए, तो बताइए। तो पहली बार में 2/5 इसकी है, लेकिन अब एक डैमेज बल्ब भी निकल चुका है और टोटल में से एक आपने अलग रख भी दिया जाए डैमेज वाले को, तो अगले की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी कि नहीं? बोल दीजिए बच्चों। पहली बार डैमेज्ड, तो 2 बार डैमेज थे और 5। अब पहली बार में मिल गया एक डैमेज, तो डैमेज अलग हटा के रख दोगे ना, तो अब डैमेज कितने बचे? एक। टोटल कितने में से चेक करना है? 4 में से, तो 1/4। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1/10 गाइस। तो 2 चेक में मिल जाए, अच्छा तीसरे चेक में मिल जाए, थर्ड चेक में मिल जाए, भाई थर्ड चेक में कैसे मिलेगा? तो पहली बार, तो कई केस बन सकते हैं। आप देखिए कि इसके अंदर भी केस बन सकते हैं कि पहला आपका तो भाई रैंडमली आए, मतलब कि ये आ जाए कि ये गड़बड़ है, लेकिन दूसरा गड़बड़ नहीं आए, नहीं तो फिर ये वाला ही केस हो जाएगा। तो दूसरे में सही आए, तो तीसरे में गड़बड़ आए, एक ये है। तो इनकी पोजीशंस आपको इंटरचेंज करनी है, 2 सेम और एक जैसे, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो दिस एंटायर थिंग कैन बी डन इन 3 वेज, है ना? पढ़ा है ना परमुटेशन। तो ये चीज़ आप 3 तरीके से कर सकते हैं। तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी होने के लिए 3 चाहिए, तो 3 आगे लगाना पड़ेगा। इसमें से 2 बार गलत आए, 2 बार गलत आए बच्चों, तो पहली बार गलत आए, दूसरी बार गलत आए, तो ये थोड़ा सा मतलब आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये डिपेंड कर रहा है कि पहली बार क्या आया, फिर दूसरी बार क्या आया, तीसरी बार क्या आया, ठीक है? तो इसलिए आप ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो आपको केस लिखने ही पड़ेंगे। समझे कि नहीं समझे बात को भाई? कि प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि केस बनाने ही पड़ेंगे। हम ये नहीं बोल सकते यार एक का निकाल लो और 3 केस बन रहे हैं इसके, तो 3 टाइम्स कर दो। तो ये ऐसे सही, 2 गलत, तीसरा क्या होगा बोलो? तीसरा क्या होगा बोलो? अब तीसरा क्या होगा? दैट इज़ वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। तीनों सही मिल जाए, तीनों सही मिल जाए, ये नहीं दिमाग में आ रहा ना? अरे भाई तीनों सही मिल जाएं तो चौथा और पांचवा तो गलत होगा ही ना। फिर तीनों सही, आपको ये भी तो पता है कि 3 सही हैं 2 गलत हैं, तो 3 सही अगर पहले मिल गए तो भी तो हो जाएगा, ठीक है? तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? इसकी 5, पहली वाला गलत आ गया है, तो 2/5, बहुत बढ़िया। अगली बार सही वाला आया और एक कम भी हो चुका है, तो अब हमारे पास टोटल 4 बल्ब हैं नीचे। अगली बार में नीचे 3 रहेंगे, डैमेज 1 रहेगा, और यहाँ पर कितने नॉन डैमेज थे उस समय? नॉन डैमेज तो अपने को पता ही 3 है बच्चों। तो 2/5 इंटू 3/4 इंटू 1/3 विच इज़ नथिंग बट ये कैंसिल हो गया, तो 1/10 आया। बहुत शानदार। दूसरी बार देखिएगा कि गलत है कि सही है, तो 3/5 एकदम सही बल्ब मिल गया आपको। अगली बार आपके पास 2 बल्ब थे गड़बड़ वाले और 4 बचे थे, एक था गड़बड़ और 3 थे हमारे पास टोटल, तो भाई 3 से 3 काटो ना, और ये 2 से 2 काटो ना, लेके आओ ना 1/10। अब इधर आओ, इधर इधर इधर,
ये थर्ड केस के बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, थर्ड केस के बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों समझ लेना कि इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, इसका क्या करना है। तो इन तीन के बारे में जब बात करेंगे तो बहुत ही शानदार हो जाएगा मामला। पहली बार में भी सही मिलना चाहिए, तो कितने सही हैं, 3/5। अगली बार भी सही, 2/4। अगली बार भी सही, 1/3। तो 3 से 3 उड़ाते चलो और ये भी 1/10 लाते चलो, तो कुल मिला के कितने हो गए, 3/10। ठीक है, तो थर्ड चेक में होगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/10, सेकेंड चेक में होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/10, फर्स्ट चेक में होगा दैट इज 0। तो एक बैग है, बैग या अर्न लिखा रहेगा आपकी बुक्स में। तो एक बैग है जिसके अंदर रेड आपके पास 2 बॉल्स हैं, वाइट आपके पास 3 है और ब्लू आपके पास 4 है। रेड 2, वाइट 3, ब्लू 4। ए प्रोबेबिलिटी ऑफ वन रेड, one red, one white, one red, one white, one blue ball are drawn. One blue balls are drawn. One by one without replacement. तो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड, 1 वाइट बॉल, 1 ब्लू बॉल ड्रॉन, 1/1 विदाउट रिटर्न। तो आप चाहते हो कि आप जो है निकालो, एक रेड आपको मिले, एक वाइट मिले और एक ब्लू, और रिप्लेस नहीं कर रहे हो आप, मतलब जो निकल जा रहा है वो निकल जा रहा है। तो अब इसको कैसे करें? अब इसके देखो क्या होता है कि अभी जैसे प्रॉब्लम हो रही थी, आप समझ रहे थे बात को, तो बड़ा ये दिक्कत है, मतलब कि आपको इनके केसेस बनाने पड़ेंगे, रेड, वाइट और ब्लू, और इनके ऑर्डर जो है वो दिक्कत कर रहे हैं, यानी कि एक एक करके करना, इट सीम्स टू बी क्वाइट प्रॉब्लमैटिक। तो क्या हम यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकते हो बच्चों कि हम एक बार में ही चीज़ों को निकाल लें? बोलो, एक बार में ही चीज़ों को निकाल लें। कैसे? अब कहानी देखिए आप कि रेड, पहले रेड आए, फिर वाइट आए, फिर ब्लू आए। तो कितने तरीके से होंगे पूरे केसेस, ये तीनों अलग अलग है, तो 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6 वेज होंगे। पहले में RWB हो सकता है, फिर WBR हो सकता है, फिर RBW हो सकता है, अलग अलग बनाते जाओ, फिर WRB हो सकता है, फिर BRW हो सकता है, फिर ये हो सकता है, अभी तो 5 ही हुए, RBW हो चुका, RWB, WRB हो गया, WBR, BWR। ठीक है, तो ये पूरे 6 हुए, 6 बच्चों, ये टोटल के टोटल 6 केस। अब जैसे इस केस को जब आप लिखने जाते हो, अब एक बात को समझना, जब इस मान लीजिए पहला रेड आया, तो पहले रेड आने की संभावना कितनी है? तो 2, 3, 5, 4, 9, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2/9। फिर आपके वाइट आने की क्या संभावना है? तो 3/8। फिर अगली बार आपको ब्लू आने की क्या संभावना है? 4/7। तो ये समझिए आप कि 2/9, 3/8, 4/7, तो 2, 3, 6, 4, 24, मैं काटूंगा नहीं, ठीक है, और 9 × 8 × 7, अब मैं काट दूँ 8, 3 और ये 1/3। अब मुझे देखना है कि हर केस में क्या 1/21 ही आएगा,
ये मैं यहाँ पे रिसर्च करना चाहता हूँ। तो वाइट को आप देखिए कि आप इसको 3/9 लिखोगे, तो अगली बार जब आप ब्लू करने जाओ बच्चों तो ब्लू तो 4 ही रहेंगे, बस यहाँ 8 हो जाएगा। और रेड जब करने जाओगे तो ऊपर 2 ही रहेगा, 7 हो जाएंगे। तो हर बार जब आप करोगे ना तो ऊपर तो ये वाइट है कि ब्लू है तो रेड एक ही बार आना है, तो ऊपर की चीज़ें सेम ही आएंगी, ऑर्डर बदल सकता है 2 3 4, देखो 2 3 4, और नीचे भी वही रहेगा 9 8 7, एक एक निकालते जाओगे तो आना 1/21 ही है। तो इसका मतलब इट डज नॉट अफेक्ट कि ऑर्डर क्या होगा। तो हमको क्या करना है, एक को निकाल के और जो अभी हम लोगों ने अरेंजमेंट इनके करें 3 फैक्टोरियल, उससे अपने को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए रैदर दैन इस तरीके से लिखने में। ठीक है, ये काफ़ी ग्रेट लर्निंग है आपकी कि आप इतना लंबा ना करके यू कैन फाइंड आउट कि अरे यार ये तो सेम ही आता है, 3/8 इंटू 4/7, और इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो कर पाओगे भाई। 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, और ये 3 से 3 कैंसिल, 4 2 8 कैंसिल हो जाएंगे। तो ये सब ऊपर वाले कट चुके हैं। आई थिंक 2/7 यहाँ पर आ रहा है, सब कट गए क्या? ये 9 4, देख लेना भाई यार, कटने में कौन किससे कटा तो समझ में नहीं आया। अच्छा ये कितना आया था, 1/21 डायरेक्ट लिखो ना, और ये 6, तो 3 2 जा 6 3, तो 2/7 आया। इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 2/7 पूरे इवेंट। अरे बताओ ना भाई, समझ में आया? 4 2 8 से 8 कट गया, 3 1/21 और 6 आपका, ऐसे केसेस बने। तो 6/21 तो 3 2/7, तो टोटल प्रोबेबिलिटी इज 2/7। अच्छा विद रिप्लेसमेंट होता तो क्या आंसर आता? विद रिप्लेसमेंट होता क्वेश्चन तो क्या आंसर आता बताओ? अब इसी का एक पार्ट कर लेते विद रिप्लेसमेंट। तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई भी पहले आए कोई भी बाद में आए, ऊपर तो एक ही चीज़ रहनी है। तो 2 × 3 × 4, और नीचे तो 9 ही रहना हमेशा, और इधर वही 3 फैक्टोरियल 6, ये आंसर आएगा फिर 3 3 2, तो 8 2 जा 16/81 आएगा तब। तो विद रिप्लेसमेंट के केस में 16/81 आ जाएगा। क्लियर है? तो एक रेड है आपके पास, एक वाइट है, एक ब्लू है। तो 1 रेड वाइट ब्लू, balls are drawn 1 by 1 with replacement in given order गिवन ऑर्डर दिया है आपको कि पहले रेड आए, फिर वाइट आए, फिर ब्लू आए। एक रेड है, वाइट ब्लू बॉल्स आर ड्रॉन ऑन बाय 1 रिप्लेसमेंट इन गिवन ऑर्डर। पिछला ही क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन मतलब क्या था कि 2 रेड थे, 3 वाइट थे और 4 ब्लू थे। ठीक है, तो एक रेड वाइट और ब्लू बॉल्स को ड्रॉ करते हम लोग 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट इन गिवन ऑर्डर। तो रेड 2 है, वाइट 3 है, ब्लू 4 है। तो बताइए रेड वाइट ब्लू, रेड वाइट ब्लू। ठीक है, तो पहले रिप्लेसमेंट कर ही देते हो आप,
तो टोटल तो 2/9, 3/9, 4/9, क्या दिक्कत है इसमें? 2/9, 3/9 और ब्लू कितने भाई? 1 रेड थोड़ी, 2 3 4 है ना। एक रेड निकालनी, एक वाइट निकालनी, ब्लू बात। तो 2/9 रेड के लिए, वाइट के लिए 3/9 और ब्लू के लिए कितने होंगे? 4/9। तो कर लोगे ना, यही आएगा। अब समझना आप जरा जो करना चाह रहे हम लोग। 1 रेड, 1 वाइट, 1 ब्लू, इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी इसमें। आर ड्रॉन 1/1, 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट। अब रिप्लेस नहीं करोगे तो नीचे वाली चीज़ चेंज होगी, तो कर तो चुके हैं हम लोग। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि ये तीनों अब बता नहीं रहे किस ऑर्डर में, तो किसी भी ऑर्डर में निकल सकते, तो इनके ऑर्डर को भी कैटेगराइज करना पड़ेगा। तो मैंने बताया ही था आपको कि आपको ये चिंता नहीं करनी कि कौन पहले निकाला जा रहा है कौन बाद में, क्योंकि वो रहता सेम है। ठीक है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 फैक्टोरियल से, विच इज़ नथिंग बट 6। ठीक है, तो ये अभी किया था ना थोड़ी देर पहले वाला क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन तो है। तो ये वाली बात सीख गए ना कि आप इस तरीके से कर सकते हो। यू डोंट हैव टू कंसीडर, ये पता करना कि हाँ एक रेड और एक वाइट और एक ब्लू निकालने के जो तरीके हैं वो 6 तरीके होते हैं। वो 3 फैक्टर्स से रेड वाइट ब्लू को आप कैसे भी अरेंज कर सकते हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। बाकी आपके पास 2 रेड हैं और 9 है टोटल। पहले ऐसे मान लो कि पहले रेड निकाल लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी मान सकते हो, क्योंकि मैंने आपको करके दिखाया कि आगे पीछे आने से जो न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स हैं, जो प्रोडक्ट है उनका, वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक और पार्ट करें इसमें। 3 balls आर ड्रॉन, three balls are drawn together and they are, अब एक साथ निकालना है। 1 red eye, अब ये मस्त है, 1 red eye, 1 white eye और 1 blue eye। अब साथ निकाल रहे तो रिप्लेसमेंट नहीं, रिप्लेसमेंट की कोई बात ही नहीं, ऐसे हाथ पकड़ा और कोई भी रैंडमली हम लोगों ने 3 निकाल लिया भाई। तो अब पहले हमारे पास कितने थे? 4 3 7 दे 9, तो आप यहाँ पे लिखोगे 9C3, कोई भी 9 में से 3 निकालिए। लेकिन अब आपको एक रेड, एक वाइट, एक ब्लू निकालना बच्चों, और एक बार में निकालना है। तो कितनी रेड थी आपके पास? आई थिंक यहाँ पे दिया है कि कितनी रेड थी, 2 थी, 2C1 वाइट, 3C1 ब्लू, 4C1। ठीक है, तो 4 3 12 2 24, 9 × 8 × 7 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 4 6 जा 24, 3 2 जा 6, that is 2/7. So what is coming? 2/7. अब एक चीज़ इंटरेस्टिंग बात आ गई बच्चों, यहाँ ये 2/7 और ये और 2/7 है। What is this? ये दोनों सेम आ रहे हैं, ये सेम क्यों आ रहे होंगे बच्चों? दोनों अलग क्वेश्चन है पर आंसर सेम क्यों आ रहा है? लेट अस थिंक, क्या इससे कुछ हम लोग इन्फ्रेंस निकाल करके क्वेश्चंस को आसान कर सकते हैं बच्चों जीवन में? तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने 3 बॉल निकाली, करा तो वही, लेकिन यहाँ एक साथ किया
और यहाँ हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को 1 by 1 करना था, विदाउट रिप्लेसमेंट करना था, तो हर एक को एनालाइज करना था बच्चों, और ऑर्डर उनका करना, बहुत सारे काम थे इसको करने में, बहुत सारे काम थे। उसी काम को एक साथ कर दिया तो बहुत ज़्यादा काम नहीं थे बच्चों, बहुत इजी फील हो रहा था ये चीज़ कि यार 9 में से 3 निकालो, 2 में से 1 निकालो, 3 में से 1, 4 में 9, तो कोई ऑर्डर सोचना है ना तो कुछ, लेकिन आंसर सेम आ रहा है। तो यहाँ से बहुत तगड़ा नोट निकल के आता है बच्चों, और उस नोट को 5000 के नोट को समझना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट बच्चों, कि टास्क इज डन, मतलब ऐसा नहीं कि ये ऐसे तुक्के में आ गया सेम आंसर, इसके पीछे लॉजिक है, और उस लॉजिक को मैथ में हम लोग यूज़ करके, ठीक है, वी कैन सॉल्व सम क्वेश्चंस जहाँ पे 1 by 1 वो अपने से निकलवा रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, और हम उसको एक साथ ही कर लें और आंसर जब सेम आता तो वाई डोंट वी डू लाइक द अदर वे, बिकॉज वो थोड़ा आसान होगा हमारे लिए, सोचने में भी आसान होगा और करने में भी आसान होगा। तो अ टास्क इज डन इन स्टेजेस बच्चों, तो एक ऐसा टास्क है जिसको हम लोग स्टेजेस में कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो डिफरेंट कंडीशंस हैं उसकी, डिफरेंट कंडीशंस हैं विद, ठीक है, टास्क इन डन इन स्टेजेस विदाउट रिप्लेसमेंट, डिफरेंट कंडीशंस हैं, ठीक है। सबसे पहले तो भाई विद रिप्लेसमेंट नहीं, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। डिफरेंट कंडीशंस हैं वहाँ पे, रेड भी पहले आ सकता है, वाइट भी आ सकता है, मतलब सारी कंडीशन, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर आपको चूज़ करके बोला गया है, कह रहे हैं कि ठीक है आप जैसे भी निकालना चाहो, आपको ये बॉल निकालनी है बॉल, लेकिन 1 by 1 निकालनी है आपको, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो हम क्या बोलते हैं कि ये चीज़ जो है, ये चीज़ क्या है, दिस इज इक्वल टू this entire thing, this whole thing that is written there, a task is done in stages without repletion with all the different conditions involved, order is there, relative order is there also। आप इस चीज को लिख सकते हैं टास्क इज डन इन वन स्ट्रेच, both the things are going to be equal, a task is done, मैथ में कुछ ऐसा है यहाँ पर, इसका जो तरीका करने का है उस तरीके में ही ऐसा कुछ है कि इसको आप एक बार में कर लें या इसको आप विदाउट रिप्लेसमेंट में करें तो दोनों के आंसर सेम आते हैं, समझें। अब इससे फ़ायदा बहुत तगड़ा होने वाला है, ऐसे वी विल हैव टू थिंक, अब वी डोंट नीड टू थिंक। अब एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग कि 3 balls आर ड्रॉन, वही क्वेश्चन है, वही सारी बॉल्स हैं भाई, 3 balls आर ड्रॉन, ठीक है, 3 balls आर ड्रॉन, प्यारे बच्चों, 3 balls आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, बस विद नहीं होना चाहिए, विद रहा तो आपको पता ही क्या करना है, विदाउट रिप्लेसमेंट, देन प्रोबेबिलिटी दैट 2 white and 1 blue ball comes। अब देखो, अगर हम पहले तरीके से करें, एक साथ ना करके अलग अलग सोच के करें, तो पहले हमें देखना पड़ेगा यार कि इनको चाहिए क्या, दे नीड 2 रेड, अरे यहाँ नहीं, यहाँ 2 वाइट और 1 ब्लू चाहिए, तो इनके अरेंजमेंट आपको सोचने पड़ेंगे। तो इनके अरेंजमेंट होंगे 3 factorial upon 2 factorial, दैट इज 6 by 2 इज 3 ways ये। और फिर मैंने कहा ऑर्डर मैटर नहीं करता भाई, ऑर्डर मैटर नहीं करता यार, ये वाइट कितनी थी, बार बार देखना पड़ता अपने को, कहाँ लिखा, 2 रेड 3 वाइट 4 ब्लू, लिख लो एक जगह, हमारे पास 2 रेड 3 वाइट और कितने यार ब्लू, कितनी है, ब्लू 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 4 ब्लू, तो 4 ब्लू है, तो 2 रेड 3 वाइट 4 ब्लू, 2 रेड 3 वाइट 4 ब्लू, 2 रेड 3 वाइट 4 ब्लू, 2 रेड 3 वाइट। अब मेरे को निकालनी कितनी भाई, 2 वाइट, तो चलिए पहले हम लोग 2 वाइट निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, एक एक करके निकालना पड़ेगा, ठीक है।
तो पहले 3 वाइट हैं और टोटल बॉल्स हैं 9, फिर 2 वाइट हैं, टोटल बॉल्स हैं 8, फिर एक ब्लू निकालनी, 4 बॉल है और 7, ये आएगा 3 इंटू, ये एक ऑर्डर हो गया। लेकिन ऐसे ही अपने को हमने क्या बोला कि वो मैटर नहीं करता है कि किसको पहले किया, ऑर्डर केवल नंबर ऑफ वेज से मल्टीप्लाई कर दो हो जाता है। तो ये आंसर आया 4 2 8 है ना 8, और 3 3 जा 9 और 9 कैंसिल होके 1/7 आपका आंसर आ रहा बच्चों। अब हम लोग क्या कह रहे हैं, इसी चीज को, दिस इज फर्स्ट वे, फर्स्ट मैथड, ठीक है। एंड द सेकेंड मैथड इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बच्चों, सेकेंड मैथड इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जस्ट गो फॉर दैट। सेकेंड मैथड कहता है कि आप अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो आप एक स्ट्रेच में काम करें। आपको आखिर बॉल कितनी निकालनी हो बोल रहा है, 9C3, तो निकालो भाई, वो कह रहा है 9C3 निकालो, 2 वाइट निकालनी है। अच्छा वाइट कितनी है, वो कहता है 3 में से 2 निकाल लो। वो कहता है कि 4 ब्लू है और 1 चाहिए बस, ओ माय गॉड डू दिस। तो कहता है आप स्ट्रेच में करो ना, आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो। तो 3 × 4/9 × 8 × 7 और ऊपर है 3 × 2 × 1 गाइस, तो ये 9 को हम निपटा देंगे, इस 4 2 8 को हम इस 8 से निपटा देंगे और हमारा आंसर भी 1/7 आएगा। बोलो भाई, तो ये टुगेदर किया है, पता नहीं आपको किसी ने पढ़ाया है कि नहीं, ये हमने टुगेदर किया जो टुगेदर, और इसमें हम वैसे करें तो क्वेश्चन तो यही था भाई एक एक करो एक एक, लेकिन अपने को पता है यार टुगेदर करो यार एक साथ करो आंसर सेम आता है, टुगेदर करो या एक साथ करो आंसर सेम आता है। तो व्हाई डोंट गो फॉर टुगेदर, बिकॉज वो जो सी की फील आती है ना वो बहुत इजी है, सी की फील गिव्स अस द करेक्ट आंसर एवरी टाइम, ठीक है। तो आई होप कि मज़ा आया हो ये करने में। तो लेट्स गो फॉर अनदर क्वेश्चन। तो अब इंटरेस्टिंग बातें हो रही बच्चों, तो कम से कम 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बच्चों, 3 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। रेडी बच्चों। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों एक नए और बहुत ही जानदार टॉपिक की, दैट इज सीक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी। ये क्या होता है, सीक्वेंस चल रहा होगा बच्चों यहाँ पे, सीक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स। How many cards we have? We have 52 playing cards. 11 cards are drawn one by one, are drawn one by one without replacement. One by one without replacement. Without replacement. So from 52 playing cards, 11 cards are drawn one by one without replacement. Find probability. Find probability. Find probability that first queen, that first queen, that first queen is drawn, that first queen is drawn after 10 cards are drawn, after 10 cards are drawn, after 10 cards are drawn। तो 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, 11 कार्ड्स आर ड्रॉन वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट क्वीन इज ड्रॉन आफ्टर 10 कार्ड्स आर ड्रॉन, ठीक है। तो 52 प्लेइंग कार्ड हमारे पास, 11 कार्ड्स को ड्रॉ करना है वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट क्वीन इज ड्रॉन आफ्टर 10 कार्ड्स आर ड्रॉन। तो कैसे करें, दस कार्ड के बाद क्वीन आए और उसके पहले कुछ भी आता हो, तो पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा कितने क्वीन कार्ड से बच्चों। तो क्वीन तो 4 होती हैं और नॉन क्यू NQC वो 48 हैं।
अब सोचो अगर लंबे मेथड से करें 1 by 1 करें तो क्या होगा, प्लीज़ अंडरस्टैंड, 1 by 1 करें तो क्या होगा बच्चों। तो पहली बार में 48/52, बहुत आसान है, मतलब ये सीक्वेंशियली अगर करें तो दिस इज़ ईजी, ठीक है। तो यहाँ तो बहुत आसान लग रहा है, 51, 46, 10 बार ऐसे ही करना है, 50, 45, 49, एक एक घटाते जाओ भाई, 48, देखते रहना 10 से ज़्यादा ना हो जाए, 48, 43, 47, 42, 46, 41, 45, 40, 44, भाई तो 8 9 में होंगे ना, 39, 43, डन। तो ये 10 हो गया, 10, 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10 एंड एक बचता है बच्चों क्वीन वाला। तो 4 कार्ड है क्वीन के, अब 11वें में क्योंकि क्वीन आना चाहिए, तो दिस इज 42। तो दिस इज डन, दिस इज सीक्वेंशियल, जस्ट गो बाय लाइक दिस कि भाई 11 कार्ड जो है नॉन क्वीन के हैं, तो पहले वो नॉन क्वीन एक एक कम होता जाएगा और ऊपर से भी एक एक कम, क्योंकि आपके टोटल में से भी एक एक कम हो रहा है। पहले 52 थे, एक निकाल लिया तो 51 बचे, फिर एक और निकाल लिया 50 बचे, फिर एक और में, और क्योंकि ये सब नॉन क्वीन आने, उन्होंने खुद बोला है कि पहले 10 में नॉन क्वीन आने चाहिए। तो ये मैथड नंबर 1 है विच इज़ क्वाइट ईजी। लेकिन अभी क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, अब इसको अगर हम एक बार में करना चाहें तो हाउ इज इट पॉसिबल, कैन वी गेट द सेम आंसर। दिस इज इंटरेस्टिंग बच्चों। यहाँ पे एक एनालिसिस हो रही है कि ऐसा तगड़ा सवाल भी जिसमें ऑर्डर इतना ज़बरदस्त मैटर कर रहा है बच्चों, तो क्या हम इसको एक साथ कर सकते हैं। थोड़ी जुगत लगानी होगी पर कर सकते हैं बच्चों, कर सकते हैं। तो टोटल तरीके 11 कार्ड के निकालने के 52C11 है, 52C11 है, और 48 में 10 निकालने, तो आप निकाल लीजिए 10, और 4 में से 1 निकालने। अब क्या है ना कि अभी तक क्या होता था कि हर सीक्वेंस आपको चाहिए था। जब ये इतने फॉर्मूले से केवल आंसर आ जाता था, तो हर सीक्वेंस चाहिए होता था कि पहले भी क्वीन मतलब पहली पोजीशन में भी आपका ये क्वीन आ सकता है, दूसरी में भी क्वीन आ सकता है, तीसरी में भी आ सकता है, और 11वीं। लेकिन अभी तो एक सीक्वेंस एकदम 100% फिक्स है बच्चों कि आपके क्वीन को 11वीं ही पोजीशन पे आना पड़ेगा। तो इसकी अलग से इस सीक्वेंस के बनाने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, उसको अलग से करना पड़ेगा। मतलब क्या है इसका, इन सारे अरेंजमेंट को, अगर ये जो अरेंजमेंट है कि नॉन क्वीन क्वीन एन क्यू ऐसे लिखा आपने, एन क्यू और क्वीन, इस अरेंजमेंट के बनाने के कितने तरीके हैं टोटल। तो पूरी तरीके से आप भाई कार्ड तो ये अलग ही अलग हैं, ऐसे नहीं कि आप कहो कि ये 10 सेम है ना, दे आर डिफरेंट। 52 कार्ड जो होते हैं ना वो सारे अलग होते हैं। वो किसी एक सूट का आपका क्या कहते हैं क्वीन होगा, तो दूसरा किसी और सूट का क्वीन होगा, तो इस तरीके से वो अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये 11 फैक्टोरियल तरीके से ये पूरी चीज़ अरेंज हो सकती है, टोटल तरीके। लेकिन ऊपर क्या होगा कि केवल आप इसी को अरेंज कर सकते हो, कोई भी पहले आ सकता है, कोई भी पीछे जा सकता है। तो ये 10 फैक्टोरियल और वो वाले की पोजीशन फिक्स है कि यहाँ क्वीन आना है तो आना है। तो इसलिए आप इसको 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 11 फिगर, दिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ ड्राइंग को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा बच्चों। तब जाके ये आंसर जो बड़का आंसर आया है ऊपर, बड़का आंसर मेथड 1 वाला, बड़का भैया, बड़े भैया, ये बड़े भैया आए हैं, तो ये छोटे भैया भी वही आंसर लेके आएंगे जो बड़े भैया लेकर आए हैं। लेकिन इस बात की समझदारी भी दिखानी पड़ेगी। अगर आपको लग रहा हो कि ये तो टफ है यार, तो गो फॉर बड़े भैया, डोंट कम फॉर दिस छोटे भैया, ठीक है। लेकिन आपका आंसर अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ हो पेपर के अंदर ऑप्शंस में, तो फिर क्योंकि सॉल्व तो नहीं करके देंगे, दे कैन राइट द क्वेश्चन इन दिस फॉर्म, तो फिर आपको ये छोटे भैया वाला भी मेथड आना चाहिए बच्चों। तो ज़बरदस्त है।
मज़ा आई? एक और करें प्लेइंग कार्ड्स वाला क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग है बच्चों, इंटरेस्टिंग है बच्चों। चलिए भाई, हमारे पास क्या है, 52 प्लेइंग कार्ड्स। कितने हैं भाई बच्चों? 52 प्लेइंग कार्ड्स। From 52 playing cards, 10 cards are drawn one by one without replacement. One by one without replacement. Find probability that exactly one king appears in first 5 cards. So we have 52 playing cards, 10 cards are drawn one by one without replacement. ठीक है? Find probability that exactly one king appears in first 5 cards and another king appears in last 5 cards. ठीक है? तो समझो हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड हैं, 10 कार्ड हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं एक बाय एक विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ये बढ़िया है, सीक्वेंशियल वाला है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन किंग अपीयर्स इन फर्स्ट 5। तो पहले 5 में कहीं पर एक किंग है और बाकी के 5 में भी एक कहीं किंग है। अब ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको वो ऑर्डर से करने में। तो आपको अब जो मैथड तगड़ा वाला सिखाया गया बच्चों, वही यहाँ पर हेल्प करेगा। पहले तो आप क्या करो, ठीक है, 10 कार्ड निकालो, कैसे भी निकालो डिनोमिनेटर के अंदर। ऊपर आपको क्या करना है कि नॉन किंग आपको निकालने और 8 नॉन किंग निकालने। तो नॉन किंग कितने होंगे? 48, जैसे नॉन क्वीन थे उसमें से 8 निकालने, और 4 आपके पास किंग होते हैं उनमें से 2 निकालने। ठीक है किंग, लेकिन इनका ऑर्डर भी है, प्लीज़ अंडरस्टैंड, इनका ऑर्डर भी है। 52 C10, 52 में से 10, 48 C8 इंटू 4 C2, इनका ऑर्डर भी है बच्चों। तो इनके जो टोटल ऑर्डर्स हैं जो कि डिनोमिनेटर में होगा, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि किंग कहीं पे भी आए, नॉन किंग कहीं पर भी आए, किंग कहीं पे आए। तो पूरे टाइप के जो अरेंजमेंट है ना, दैट विल बी 10 फैक्टोरियल तरीके। जो टोटल तरीके हैं इसके अरेंजमेंट के, वो 10 फैक्टोरियल तरीके हैं। ठीक है? अब क्या होता है यहाँ पर कि पहला किंग किन्हीं 5 पोजीशन पे आए। तो पहले किंग के लिए 5C1, पहले 5 में कहीं पे भी आए, ये तो बहुत बढ़िया बात है। दूसरा किंग भी आखिरी के 5 में कहीं आए, लेकिन एक किंग भी अकेले नहीं भाई, 2 में से किसी एक, जो 2 किंग हैं हमारे पास, उनमें से हमें भी चेक करना पड़ेगा कौन वाला किंग पहले 5 में और भाई पहला 5 और दूसरा 5 एग्जैक्टली सेम है, तो उनमें भी तो आपको डिमार्केशन करना पड़ेगा कि ये वाला किंग इसमें जाएगा और वो वाला किंग उसमें भी जाएगा, इसलिए 2C1 और। ठीक है? किंग सेलेक्ट हो रहे हैं, कौन सा किंग किधर साइड जाएगा, ये प्लेसेस सेलेक्ट हो रहे हैं। तो ये आपका है टोटल तरीका। अब आप क्या करोगे, यहाँ से 8 कार्ड को कैसे भी अरेंज कर सकते हो, 8 फैक्टोरियल तरीके। दीज आर द प्लेसेस वी हैव सेलेक्टेड। ये 5 प्लेसेस, जो पहली 5 प्लेसेस में से कोई प्लेस हम लोगों ने इसके लिए फिक्स की है। मान लो ये प्लेस, अगले 5 में से मान लीजिए प्लेस मैंने इसकी सेलेक्ट कर ली, बाकी के इनकी सेलेक्ट हो गई, लेकिन बाकी के 8 का तो आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा।
तो ये टोटल आपका आंसर है बच्चों, दिस इज़ योर टोटल आंसर। ठीक है, तो आई थिंक अब यहीं पे आज समाप्त करते हैं हम लोग। तो काफ़ी हम लोगों ने चीज़ों को सीख लिया है। अगली क्लास में हम लोग बायनोमियल करेंगे, उसके पहले एक और इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे बच्चों, फिर हम लोग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो बाय बाय गाइज, हैव अ ग्रेट डे।